Hi everyone, welcome back to Thermodynamics series. We will be covering enthalpy and heat capacity in this video. Let's start with the video. Let's start with today's video. Today's video is going to be about enthalpy and heat capacity. ये दो जो topics हैं ये बड़े important है भाई for your JEE, for your NEET exam. So इसको start करते हैं, ठीक है? Now before starting we had three things in the let's just revise all the things that we did in the last class. Last class में हमने internal energy पढ़ा, work done पढ़ा और हमने heat कैसे calculate करनी है. So broad हमने first law of thermodynamics जो है वो पढ़ा. In today's lecture we'll start with another new concept that is heat capacity. अब heat capacity क्या होती है इसको समझो थोड़ा. मेरे पास कोई भी substance है, उस substance का मान लो temperature is 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. उस सब्सटेंस का 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाना, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आई वुड रिक्वायर हीट फ्रॉम आउटसाइड. दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. क्या बोलते हैं इसको? हीट कैपेसिटी. ये हीट कैपेसिटी जो है ये क्या है, आपको कैपिटल सी से डोनेट करते हो. किससे? कैपिटल सी से डिनोट करोगे, पहली चीज़. दूसरी कि यार ये Q के साथ किस तरीके से रिलेटेड है. सो लेट्स सी. Q इज आर हीट, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मान लो 1 डिग्री नहीं, आपको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? डेल्टा टी. एंड दिस विल बी योर कैपिटल C, ठीक है. तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. या इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दिस कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है. अगर मान लो मेरे को हीट कैपेसिटी निकालनी है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई यूज. नेक्स्ट थिंग इज कि यार इसका यूनिट क्या होगा, इस हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा. इसको देखो, Q का यूनिट इज जूल्स, टेम्परेचर का यूनिट इज स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, केल्विन लेते हैं. तो क्या है अपना इसका हीट कैपेसिटी का यूनिट? इट विल बी जूल्स पर केल्विन. द एसआई यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी विल बी जूल्स पर केल्विन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, भाई ये बताओ एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? ये जो हीट कैपेसिटी है विल इट बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? व्हाट डू यू थिंक? चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मान लो आपके पास पानी है बॉटल में, ठीक है. उस बॉटल में जो पानी है उसका 1 डिग्री सेल्सियस आपने राइज करना है, ठीक है. एज कम्पेयर टू देयर इज अ वाटर टैंक, बड़ा सा वाटर टैंक है मेरे पास. उस वाटर टैंक का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ज़्यादा हीट लगेगी. तो हीट जो यहाँ पे यूज़ होएगी फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द बॉटल एज कम्पेयर टू ऑफ द वाटर टैंक विल बी लेस, है ना. तो ये क्या है? सब्सटेंस डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट है. दैट्स वाई ये क्या है भाई? इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. प्लीज़ नोट दिस डाउन. हीट कैपेसिटी मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज़ मास डिपेंडेंट. एक बात बताओ, आपको इतना समझ में आ गया कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है और इसकी यूनिट क्या है? जूल्स पर केल्विन है ना. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसी हीट कैपेसिटी को मेरे को इंटेंसिव बनाना है, इंटेंसिव कैसे बना सकते हो? कोई भी एक्सटेंसिव को जब हम अपॉन एक्सटेंसिव करते हैं, है ना, तो मेरे को क्या मिलती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है. सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस हीट कैपेसिटी एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कैसे बनाएंगे? देखो भाई, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. एक है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. दिस विल बी डोनेटेड एज CS, ठीक है. इसको मैं लेफ्ट साइड में लिखती हूँ. और एक है अपना मोलर हीट कैपेसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय CM, ठीक है. अब इनमें क्या डिफरेंस है? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सुनो एक बार ध्यान से. अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस है, उस अननोन सब्सटेंस का आपको हीट कैपेसिटी निकालना है, तो वो मैं निकालूंगी फर्स्ट फॉर्मूले से, है ना. अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो मतलब इनने स्पेसिफिक कर दिया. क्या स्पेसिफिक कर दिया? जो भी हीट कैपेसिटी है उसको डिवाइड करना है बाय द
मास, है ना। अगर मैंने 2 ग्राम सब्सटेंस लिया है या मैंने 10 ग्राम सब्सटेंस लिया है, जो भी मैंने मास ऑफ द सब्सटेंस लिया है उससे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? जब मैंने उसके मोल्स डिफाइन कर दिए, मैं बोल रही हूँ कि यार ये जो सब्सटेंस है इसका 2 मोल लिया मैंने और इस 2 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। सो माई फॉर्मूला बिकम्स C/N। ठीक है, अब इसको देखो, CS जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो रिटन एज स्मॉल c। आपने NCERT में स्मॉल c करके भी दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of the substance by 1 degree Celsius but a known substance, known mass of the substance, sorry, तो ये कितना आएगा? Q upon m delta T, where m will be what? m क्या होगा? mass of the substance। m क्या होगा? mass of the substance। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा मोलर हीट कैपेसिटी। इसको कैसे डिफाइन करोगे भाई? इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? दिस CM will be equal to the heat required for n moles of substance। n मोल तो n delta T हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो these will be the 2 formulas and you'll have to learn these 2 formulas। तो और कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे भी लिख सकते हो, Q is equal to स्मॉल c m delta T, है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? इसको इससे ले जाओ, Q is equal to NCM delta T, है ना। These are the 2 formulas that we have। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि यार ये बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या है और मोलर हीट का क्या है, ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे यूनिट्स को रखो। Q क्या होता है अपना? जूल्स में होता है। अपॉन मास किस में होएगा? ऐसा यूनिट kg होती है ना, इनटू केल्विन। इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा जूल पर kg पर केल्विन। इट विल बी जूल्स पर kg पर केल्विन। ठीक है भाई, लेट्स सी मोलर हीट कैपेसिटी। ये तो अपने को आता ही है, गेस करो। जूल्स अपॉन n, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट क्या होती है? मोल इनटू डेल्टा T, सो दैट इज केल्विन। इसकी क्या हो जाएगी यूनिट? जूल पर मोल पर केल्विन। राइट गाइस, तो हमने हीट कैपेसिटी देख लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लिया और मोलर हीट कैपेसिटी देख लिया। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा और ध्यान से समझना पड़ेगा। मोलर हीट कैपेसिटी होती है मेरी 2 तरीके की। क्या होती है? 2 तरीके की मोलर हीट कैपेसिटी होती है। आप बोल लोगे क्या होता है मैम ये? तो मोलर हीट कैपेसिटी जो कैलकुलेशंस होती हैं ये 2 तरीके से होते हैं। कुछ होते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है, और कुछ होते हैं जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो। सो सम मोलर कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब टेम्परेचर रेज किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दूसरा क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो कांस्टेंट प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं CP। क्या बोलते हैं इसको? CP। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको हम बोलते हैं CV। ठीक है भाई, CP एंड CV। तो ये 2 चीज हो गई मेरे पास। CP इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV हो गया मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है CP और CV के बीच में रिलेशन। आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो भाई 2 याद रखने आपको। ठीक है, यू हैव टू लर्न 2 रिलेशंस ऑफ CP एंड CV। द फर्स्ट इज CP minus CV is equal to R। CP minus CV is equal to R। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आपको पता है 8.314 होता है। और दूसरा होता है अपना CP अपॉन CV, CP बाय CV, जिसको हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा। ये दोनों रिलेशंस लर्न कर लो भाई। गामा क्या होता है? इट टेल्स यू अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ये क्या बताता है? एटॉमिसिटी ऑफ द गैस बताएगा आपको। एटॉमिसिटी क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन गैस होती है H2,
2 एटम्स हो गए तो एटॉमिसिटी क्या होगी 2 होगी. लेट्स से CO2 में टोटल एटम्स कितने एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. सो टोटल 3 एटम्स. सो एटॉमिसिटी इज 3. सो एटॉमिसिटी मतलब क्या हो गया द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैस. नेक्स्ट देखते हैं CP और CV के रिलेशन समझ में आ गए. चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं. देखो भाई 3 तरीके की गैस होंगी. कौन से होंगी अपनी. एक होएगी कौन सी मोनो एटॉमिक गैस. क्या होएगी मोनो एटॉमिक गैस. एक होएगी अपनी डायटोमिक गैस. ठीक है. वन विल बी डायटोमिक गैस. और तीसरी होएगी मेरी लेट्स से उसको बोलते हैं ट्राइटोमिक गैस. है ना. मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पे आते हैं. मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक. कैन यू गाइस गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मोनोटॉमिक गैस जिसमें एक सिंगल एटम हो. सारी नोबल गैसेस. सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या हैं मोनोटॉमिक गैसेस हैं. नेक्स्ट आ जाएगा डायटोमिक गैसेस. डायटोमिक गैस होगी मेरे पास कौन सी हाइड्रोजन H2, O2, F2. है ना. और कौन सी होंगी N2, नाइट्रोजन. दीज आर ऑल डायटोमिक गैसेस. आंसर ट्राइटोमिक गैस का एग्जाम्पल क्या होगा जब आपके पास 3 एटम्स वाली गैस हो. कौन सी होती हैं CO2, NO2. है ना. ओजोन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए मेरे ट्राइटोमिक के. हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये CP और CV की ना वैल्यूज़ लर्न करेंगे डायरेक्टली. क्या करेंगे ये जो CP और CV की वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्टली लर्न करेंगे सो दैट हम इनसे क्वेश्चंस कर पाएँ. तो यहाँ पे लिखो एक, यहाँ लिखो आप CP. ठीक है. और यहाँ लिखो CV. अब मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CP का वैल्यू क्या होता है 5/2 होता है. 5/2 R ऐसे लर्न करना है. और CV का जो वैल्यू होता है ये मोनोटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है 3/2 R. क्या होता है 3/2 R. फॉर डायटोमिक गैस CP का वैल्यू क्या होता है 7/2 R. बस 2 आगे बढ़ाते रहना. 7/2 R. है ना. वैसे ट्राइटोमिक के लिए क्या होगा 9/2 R. दीज आर द वैल्यूज ऑफ CP. CV क्या होगा यहाँ पे 3/2 R हुआ. उसके आगे 2 पॉइंट्स कितना हो गया 5/2 R. और ये क्या हो जाएगा वैसे ही 7/2 R. है ना. तो क्वेश्चन में जनरली आपको क्या है गामा की वैल्यू फाइंड करनी होती है. गामा कैसे निकालोगे भाई. गामा की वैल्यू मैंने कैसे बताया था CP/CV करते हैं. है ना. CP/CV करते हो. एक करके दिखाती हूँ. इसका CP क्या है 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R. R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. कितना आ गया 5/3. कितना आ गया 5/3. सो दिस इज द गामा वैल्यू फॉर आर मोनोएटॉमिक गैसेस. ये स्टैंडर्ड रहेगा. ठीक है. वैसे डायटोमिक के लिए निकालो कितना होगा इट विल बी 7/5. राइट. इट विल बी 7/5. कितना हो जाएगा ये 1.4. और इसके लिए निकालो दिस विल बी 9/7. 9/7 कितना होगा 1.3 शायद 1.3 होगा ना 1.2 होगा. ठीक है. ऐसे 9/7 करके याद कर लो. दैट्स फाइन. चलो तो यहाँ से आपको गामा की वैल्यू आ जाएगी. गामा जो होगा वो एटॉमिसिटी जो है उसको डिफाइन करता है. अच्छा कभी कभार क्या है क्वेश्चंस में आपको गामा दे देंगे. बोलेंगे कि गामा ऑफ दिस अननोन गैस इज 5/3. तो इसका मतलब क्या है वो अपने पास से क्या है मोनोएटॉमिक गैस है. तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस. ठीक है. चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a 0.20 kg of cooking oil. So इन्हें क्या लिया सब्सटेंस कुकिंग ऑयल बाय 50 डिग्री सेल्सियस. मुझे टेम्परेचर कितना रेज करना है इसका 50 डिग्री सेल्सियस. इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस ऑयल इज दिस. इनने क्या दिया अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी 100 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है भाई. अब पूछा क्या है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. तो मेरे से क्या पूछ रहा है Q पूछ रहा है. फॉर्मूला क्या था मेरे पास Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. राइट गाइस. ये फॉर्मूला याद है ना. ये C क्या था यहाँ पे दिस वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोवाइडेड आई एम यूजिंग मास ऑफ द सब्सटेंस. है ना. तो Q कैसे कैलकुलेट करेंगे. मास कितना है
0.20. आई नीड नॉट चेंज इट इनटू ग्राम्स अगेन, अपने को ऐसा यूनिट में यूज़ करना है तो केजी यूज़ करेंगे, केजी ने दिया है, परफेक्ट. इनटू हीट कैपेसिटी कितना दिया है 1800 इनटू डेल्टा टी. डेल्टा टी मीन्स चेंज इन द टेम्परेचर. वंस आई हैव गिवन द हीट टू दिस कुकिंग ऑयल, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ उसको डेल्टा टी बोलेंगे. यहाँ पे डायरेक्ट ही दिया हुआ है, कितना है 50 है, तो भाई 50 ही रख देते हैं. माइंड टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस एंड आवर हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो गिवन टू अस इन पर डिग्री सेल्सियस, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी. 50 किया यहाँ पे, कितना आएगा ये 36.5 करके देखो एक बार. 0.20 इंटू 5, ओके, सो 2 इंटू 18 इंटू 15, 18 इंटू 50, इसका आएगा 18,000 आंसर. कितना आएगा 18,000 आएगा. ठीक है, आंसर किस में रिपोर्ट करेंगे, जूल्स में करेंगे. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, क्या होगा ये जूल्स. जब भी इतना बड़ा आता है, मैंने क्या बताया था, आप इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. डिवाइडेड बाय 1000 एंड विल गेट द आंसर एज 18 किलो जूल. दैट इज द हीट दैट मस्ट बी सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस कुकिंग ऑयल बाय 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, हमेशा याद रखना है. आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स देख लो, इसमें कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4. 4 में से 3 वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, एक आपको पूछा होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट बिकॉज वी हैव ओनली वन इक्वेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एंथैल्पी. अब लेट्स सी व्हाट एंथैल्पी इज, है ना. आई टेक अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C. अब बहुत बार जो हम ये रिएक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, ओपन सिस्टम में करते हैं. किस में करते हैं, ओपन सिस्टम में. दैट मीन्स अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास अपैरेटस है एंड आई एम गिविंग सम हीट टू इट, है ना. ओपन है, ओपन में क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर मेरे पास ओपन सिस्टम है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होएगा. क्या होगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट. सो ऐसे ओपन सिस्टम्स में जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, उस टाइम पे उन रिएक्शन में चाहे तो मेरे को हीट कुछ देनी पड़ती है या कुछ हीट रिलीज होती है फ्रॉम दैट रिएक्शन, एंड दैट हीट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. ठीक है, सो एंथैल्पी क्या होगा, इट इज द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. बट मोटा मोटा एक अपना कोई रिएक्शन अगर हो रहा है, उसमें हीट चाहे तो हम देंगे या हीट रिलीज होएगी. सो द ओवरऑल नेट कंटेंट ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. ठीक है भाई, अब इसको देखेंगे कैसे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, ये देख लो. क्या बोल रहा है ये, एंथैल्पी जो H होता है, इट इज इक्वल टू U प्लस PV. U प्लस PV, ये इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, विच मीन्स कि इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, प्लस द PV वर्क डन. P इंटू V इज इक्वल टू वर्क. ठीक है, तो वो जो वर्क डन होगा उसका जो एडिशन होगा, उसका जो सम होगा, दैट विल बी आवर एंथैल्पी. ठीक है, अच्छा, व्हाट एल्स डू वी नो, वी ऑल्सो नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. आइडियल गैसेस के लिए P इंटू V जो होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू nRT. ठीक है, अब इसको I told you that we cannot calculate the absolute enthalpies, absolute internal energies. तो कोई probably कोई process होगा, isothermal, isobaric, adiabatic, कोई जो process होगा उसमें हम change in enthalpy measure कर सकते हैं. We can measure change in internal energy, है ना. तो इसका usable जो form होगा वो क्या होगा मेरा, it will be delta H is equal to delta PV, है ना. And if I write this in a derivative form में क्या होगा, डेल्टा DH इज इक्वल टू DU प्लस D इंटू PV, है ना. अब मेरे को एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव जो है कैसे निकालते हैं जब प्रोडक्ट दिया होता है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट इट. कैन आई नॉट राइट दिस एज DU प्लस क्या करते हैं, P कॉन्स्टेंट लेंगे और DV प्लस V कॉन्स्टेंट DP, है ना. So this is one of the form that can be actually used. Now I told you कि ये क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं मोस्टली. जब हम एंथैल्पीज मेजर करते हैं वो ओपन सिस्टम के लिए मेजर करते हैं, जिसमें अपना प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो गाइज DP जो है वो मेरा क्या होगा, 0 होगा, है ना. दैट मीन्स माई VDP विल बी समहाउ 0,
है ना। अगर ऐसा होता है तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV, एंड दैट इज द फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर आवर क्वेश्चंस। ठीक है, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ये बन गया मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दैट यू गाइस हैव टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV, है ना। ये फॉर्म यूज किया मैंने। इसको दूसरा फॉर्म कैसे लिखने का, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताई, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो जहां पे ये P डेल्टा V है, इसको हम क्या है, चेंज कर देते हैं इनटू दिस फॉर्म, DU प्लस इंस्टेड ऑफ PdV विच इज दिस फॉर्म, वी कैन राइट दिस एज डेल्टा NRT, है ना। अगर मान लो वो टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा T भी जीरो है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता तो वो तो वैसे ही जीरो होगा डेल्टा R। चेंज क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डेल्टा NRT। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन जो डेल्टा H कैलकुलेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन दे देंगे और उस केमिकल रिएक्शन में हमेशा ये यूज होगा, तो इधर लिख लो, दिस विल बी ऑलवेज यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन प्रॉब्लम्स। यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो डेल्टा N मैंने लिया है ये क्या है, डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT। NG क्या होता है, it's the change in the number of moles, it's the change in the number of, not moles, the gaseous moles, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सिर्फ गैशियस स्टेट वाले जो हैं उनका चेंज हो रहा है प्रेशर, या उनका चेंज हो रहा है अपना नंबर ऑफ मोल्स, वो पढ़ेंगे। सो चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, है ना। सो डेल्टा NG विल बी, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट इन रिएक्शन, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गैशियस मोल्स जो प्रोडक्ट में होंगे माइनस द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन माय रिएक्टेंट साइड, बट ऑल हैव टू बी इन गैशियस स्टेट। मेरे पास जो भी लिक्विड स्टेट में होगा या जो भी सॉलिड स्टेट में होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऑल मस्ट बी टेकन इन गैशियस स्टेट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट्स से 2A गैशियस स्टेट में है, B विच इज इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इन 3C जो कि अगेन गैशियस स्टेट है, और D विच इज इन लेट्स से सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैंने तीनों के एग्जाम्पल दे दिए। अब डेल्टा NG इसके लिए कैसे फाइंड होगा, इट विल बी द नंबर, क्या करना आपने, जितने भी गैशियस स्टेट वाले देख रहे हैं उनको गोला मार दो, ये गैशियस स्टेट है और ये गैशियस स्टेट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स कितने हैं यहाँ पे, 3 मोल्स ऑफ सी आर देयर, तो 3 माइनस रिएक्टेंट साइड पे क्या है, एक ही अपना A है जो गैशियस स्टेट में, माइनस कर दो उसके मोल्स, -2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। सो डेल्टा NG जो है मेरा वो कैलकुलेट होगा बाय ओनली गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स of that are present in a gaseous state minus the number of moles of gaseous reactants। ठीक है, ये हो गया अपना डेल्टा NGRT। लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहा है, हाउ आर डेल्टा U एंड डेल्टा H रिलेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चा, डेल्टा U का जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, समटाइम्स इट विल बी रिटन दैट वी गॉट एन एनर्जी और अ हीट from bomb calorimeter, from bomb calorimeter। bomb calorimeter एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है ना, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आप वो फाइंड कर सकते हो। तो जब भी आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर मेंशन्ड होगा तो उसमें जो आपका हीट या जो एनर्जी दिया होगा दैट इज इक्वल टू आर डेल्टा U। ठीक है, हाउ आर डेल्टा U एंड डेल्टा H रिलेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, है ना। अब इसको डेल्टा NG पूछ रहे हैं, डेल्टा NG कैसे निकालोगे, गैशियस वाले गोला कर लो, ये गैशियस स्टेट में, ये भी गैशियस स्टेट में, ये भी गैशियस स्टेट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड आई हैव हाफ मोल्स ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो कितना हो गया ये 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ O2, दैट विल बी 1.5। तो मेरा डेल्टा एन जी कितना हो गया, डेल्टा एन जी हो गया 0.5, डेल्टा एन जी हो गया 0.5। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो एंड दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू माइनस 0.5 RT, ठीक है, माइनस 0.5 RT। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वी हैव 2 फॉर्मूलाज है ना, डेल्टा एच के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है विच इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, है ना। एंड सेकेंड फॉर्मूला दैट आई हैव इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी तक हमने ये 2 इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ये 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, है ना। सो इफ आई हैव एन आइडिया ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज आई कैन वेरी वेल कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, है ना, ये चीज़ पक्का है। अब लेट्स सी दिस इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको देखते हैं ध्यान से। अगर मेरे पास कोई आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, इफ आई हैव एन आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीन्स माई डेल्टा वी विल बी 0। नाउ लेट्स ट्राई टू पुट दिस इन दिस इक्वेशन। डेल्टा यू इक्वल क्या होता है, माइनस पी डी वी होता है ना, या पी डेल्टा वी बोल लो उसको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वही मैंने लिख दिया है सेम। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी 0 लूँ, एक आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं, तो मेरा ये वाला जो वैल्यू है 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू, है ना। एंड इस हीट को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस एज क्यू वी। क्या बोलेंगे इसको, क्यू वी। अब फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को, सी वी और सी पी वाला, ये वही है, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। नाउ वील ट्राई टू पुट दिस इन दिस फॉर्मूला। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट क्यू वी हियर, या क्यू वी की भी जगह क्यू लिख देते हैं सिर्फ, है ना, क्यू प्लस क्या है ये डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी। अगर मैंने एक आइसोबारिक प्रोसेस लिया, बिकॉज यूजुअली वी कैलकुलेट द एंथैल्पीज इन ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो मोस्टली ये क्या होते हैं, अपने आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस के टाइम पे मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है क्या ये 0 नहीं हो जाएगा, दिस विल बी 0 ना। तो यहाँ पे अगर मैंने आइसोबारिक प्रोसेस लिया तो माई डेल्टा पी विल बी 0 एंड इन दैट केस आर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हीट निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्यू पी, दैट विल बी कॉल्ड एज क्यू पी। सो दैट मीन्स कि अपना जो डेल्टा एच है इट इज इक्वल टू क्यू पी एट एन आइसोबारिक प्रोसेस एंड आर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेगा और बोलेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालो तो आपको क्यू वी निकालना है, और आफ्टर दैट यू नो दैट क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो आपको बेसिकली इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी चेंज ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट। आगे चलो अभी, हाँ भाई, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला देख लो। चेंज इन एंथैल्पी जो होती है उसमें क्या होता है, अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी है ना, इनके सबके इंडिविजुअल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दिए होंगे, जैसे इसका भी एंथैल्पी दिया होगा, C का दिया होगा, D का दिया होगा, B का दिया होगा, A का दिया होगा। ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसे कैलकुलेट होगा, H2 माइनस H1। H2 इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H1। H1 इज द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गैसियस स्टेट लेने हैं या कुछ, आपको जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस अलग अलग दी होंगी वो करना है। जैसे डेल्टा एच यहाँ पे मैंने बोला ओवरऑल क्या निकलेगा, इट विल बी द समेशन ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, इट विल बी एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, एंड इससे निकल जाएगा अपना ओवरऑल डेल्टा एच, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज, अपने पास ये जो डेल्टा एच निकलता है ना, ये डेल्टा एच क्या है, 2 तरीके से इनकी वैल्यूज हो सकती है। चाहे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या इसकी वैल्यू
नेगेटिव होगी. सो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? इफ माई ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ओवरऑल हीट जो है सिस्टम में प्लस हो रही है ना, एट दैट कांस्टेंट प्रेशर, एट दैट आइसोबारिक प्रोसेस. तो जब भी प्लस होता है तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज पॉजिटिव. और एक होता है जब नेगेटिव हो. नेगेटिव है मतलब ओवरऑल हीट जो है वो रिलीज हो रही है इन दैट रिएक्शन. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक. तो जब भी कोई डेल्टा एच नेगेटिव है इसका मतलब इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है भाई, है ना. और प्लस अगर एक डेल्टा एच प्लस आया तो क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज एंड देन प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है फाइनल आंसर, उससे पता चलेगा कि ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है कि हीट गेन हो रही है. ठीक है, लर्न करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. एंडो मीन्स इनसाइड, सो द हीट कंटेंट इज कमिंग इनसाइड द सिस्टम. एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब गोइंग आउटसाइड, सो दैट हीट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स माइनस. सो एक्सो माइनस एंडो प्लस, ऐसे लर्न करना है. एग्जाम्पल क्या होता है एक्सोथर्मिक का? ऑल दी कंबशन रिएक्शंस, जो भी हम हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको बर्न करते हैं उस टाइम पे हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज होती है. दैट्स कॉल्ड एज कंबशन. एंडोथर्मिक जो आप किचन में देखते हो, मम्मा लोग जो गैस पे खाना बना रही है तो नीचे हीट दे रही है ना, उससे रिएक्शन हो रही है, उससे खाना बन रहा है. दैट ऑल इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, मान लो फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस. इससे आपको ग्राफ्स आने चाहिए. ठीक है, एंडो और एक्सोथर्मिक के क्या है? ग्राफ पूछते हैं. सो मान लो वी हैव ए प्लस बी गिविंग योर प्रोडक्ट लेट्स से सी, है ना. अगर मैं इस रिएक्शन को बोलूं कि ये एंडोथर्मिक है तो हम कैसे दिखाएंगे? ऊपर ऐसे ट्राइंगल लगा देते हैं जिसका मतलब हीट इज गिवन इन द सिस्टम, है ना. ये क्या है? एक तरीके का एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ हीट दे रहे हो. तो जो भी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्लस होके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है भाई, यहाँ से अपना एक ग्राफ आता है एनर्जी प्रोफाइल का, वो आपको लर्न करना है. लेट्स से दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ले लिया. इधर लेफ्ट साइड पे ले लिया हमने एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना, एनर्जी प्रोफाइल. इस साइड ले लिया मैंने एनर्जी प्रोफाइल. सो फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस वी कैन राइट इट एज दिस, है ना. दिस विल बी द ग्राफ. अब इस साइड जो है यहाँ पे क्या थे? अपने रिएक्टेंट्स थे और इस साइड क्या है? अपने प्रोडक्ट्स हैं. तो दिस इज हाउ द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन विल बी. रिएक्टेंट से बनते बनते प्रोडक्ट्स बन गए. अगर इनकी एनर्जी देखो आप, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? इट इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना. तो दिस विल बी द प्रोफाइल डायग्राम फॉर आवर एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, अब वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक की जगह मैं बोलूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे दिखाएंगे? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस हीट, दैट मीन्स सम हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सम एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम. दैट मीन्स पहले एनर्जी ज़्यादा थी रिएक्टेंट्स में, which means that the energy of the reactants will be greater than the energy of the products. अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा? The graph should look something like this. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दोगे इस साइड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इस साइड क्या है? रिएक्टेंट है. तो प्रोडक्ट जो है उनको इस तरह से एक्सट्रापोलेट करो यहाँ पे. दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना. ये दोनों चीज़ याद रखनी है. एंडो में क्या होगा? ऊपर की तरफ खत्म हो जाएगा ग्राफ, और एक्सो में, एक्सोथर्मिक में क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा. यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उनकी एनर्जी क्या है? नीचे होगी. इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. दिस विल बी योर एक्सोथर्मिक. दिस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं आप. ओके हाँ, ये तो मैंने बताई दी आपको. डेल्टा यू जो होता है इट इज़ बेसिकली इंटरनल एनर्जी दैट इज टेकन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच इज इक्वल टू
डेल्टा यू व्हेन नो गैस वॉल्यूम इज चेंज, व्हेन डेल्टा एन जी इज ज़ीरो, अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो आएगा तो उस केस पे फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन जी आर टी। ये बोल रहा है कि अगर डेल्टा एन जी मेरा जीरो हुआ तो ये ओवरऑल जो एन जी आर टी है जीरो हो जाएगा, एंड इन दैट केस आर एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, इतना ही बोल रहा है बस। ओके यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि भाई डेल्टा एच कहाँ पे होते हैं मोस्टली यूज़, ये अपने लैब्स में यूज़ होता है जहाँ पे ओपन सिस्टम्स होते हैं। ओपन सिस्टम होगा तो प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पड़ेगा। तो दैट मीन्स इट विल बी एन आइसोबारिक प्रोसेस, इट विल बी एन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, एंड इस केस में हमने क्या देखा, अपना डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी, है ना, एंड डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू वी। ओके, ये वाला कैलोरीमेट्री जो हमने पिछली क्लास में करी, अभी पिछला मैंने जो अभी बताया था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना, उसी में ही अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कर दे तो डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दे तो डेल्टा यू आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब हमने अभी तक डेल्टा एच यूज़ किया, बट देयर इज वन मोर थिंग जो हम ऐसा ऊपर ऐसा छोटा सा गोला बना देते हैं, डेल्टा एच नॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच नॉट। नॉट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। अगर मेरे को ये एंथैल्पी चेंजेस देखने हैं तो मैं अपनी ये जितनी भी रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको स्टैंडर्ड कर देती हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कर देती हूँ, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट आर दो स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर जो हम लेते हैं वो लेते हैं 298 केल्विन। ठीक है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट विल टेक इज 298 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या लेते हैं हम भाई, इट इज़ 1 बार, इट इज़ 1 बार। एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो हम रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो क्या होती है, 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया अपनी एंथैल्पी चेंजेस। नाउ देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस जो आपको आएंगी। एक है डेल्टा एच नॉट एफ, डेल्टा एच नॉट सी, डेल्टा एच नॉट वी, डेल्टा एच नॉट एस। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच सी इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेल्टा एच वी जो है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर वेपर्स बन रहे हैं, लिक्विड से वेपर्स बन गए, वेपराइजेशन। और वैसे ही फोर्थ हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सो बेसिकली अलग अलग नाम दे दिए एंथैल्पीज को। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन कर रही हूँ, मान लो मैं मीथेन की फॉर्मेशन करती हूँ। मीथेन में क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, CH4, है ना। मीथेन की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, उनकी स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म से। कार्बन इज प्रेजेंट एज कार्बन, ग्रेफाइट या कोक जो भी, और हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज H2 गैस। सो ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म्स हो गई। उन एलिमेंटल फॉर्म से आपको 1 मोल CH4 जब आप बनाओगे उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्या बोलेंगे उधर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ऑफ मीथेन। लाइकवाइज एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, कोई भी चीज़ को अगर आप कंबस्ट कराते हो लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या लिया आपने, 1 मोलर क्वांटिटी लिया। सो इफ आई कंबस्ट 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल लेना है उसके अकॉर्डिंग प्लस O2 एंड CO2। कंबशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज एनर्जी और हीट इज ऑलवेज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। तो ये जो डेल्टा एच नॉट सी होता है वो यूजुअली क्या होता है, अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लिक्विड फॉर्म में मेरा पानी है, उसको मैंने हीट किया 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 और उसके वेपर्स बन गए। ये क्या होता है हमेशा, ये हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, एंडोथर्मिक होगा। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 1 मोल कोई भी लिक्विड को चेंज करना है इनटू इट्स वेपर। एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हुआ, सॉलिड से, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाते हैं जो, है ना। सो ऐसा कोई मान लो अपने पास कैम्फर है या नैप्थलीन है, वो सॉलिड से डायरेक्टली क्या बनता है, गैशियस फॉर्म में बनता है। उस केस में अगर इसका 1 मोल सॉलिड में चेंज हो रहा है इनटू गैशियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ याद रखनी है। जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है, ये क्या होता है, पहले सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, लिक्विड से गैशियस स्टेट, इसको क्या बोलते हैं,
फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, या मेल्टिंग, सॉलिड से जब लिक्विड होता है, और लिक्विड से जब गैस होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन, है ना, उसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। तो अपना ये जो डेल्टा एच एस है ना, सब्लिमेशन वाला डेल्टा एच एस, ये इक्वल होता है इसके और इसके एंथैल्पीज़ के, मतलब इनका एडिशन करना है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ओके। जब भी आपको फ्यूजन या वेपराइजेशन एंथैल्पीज दी होंगी तो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लाइक दिस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने एंथैल्पी चेंज होता है वो पढ़ा, है ना। हमने ये भी देखा कि डेल्टा एच अगर 0 से ज़्यादा, मतलब अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उसका क्या मतलब है, दैट इज एंडो एंड एक्सो। डेल्टा एच और यू में रिलेशन देखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना। हमने ये भी देखा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्यों ले रहे हैं, ताकि कंपैरिजन ईजी हो, ताकि स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर अगर मैंने चेंज कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज आएगा, अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दिया, उस रिएक्शन का प्रेशर चेंज कर दिया तो चेंज आएगा। सो बेसिकली यू हैव टू कीप दोज वैल्यूज एज कांस्टेंट टू गेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। दिस इज वन क्विक क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर्म्ड फॉर यू। ये पिछले कोई जेई में आया था, दिस इज अ जेई क्वेश्चन, दिस इज अ जेई क्वेश्चन, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लीव द कमेंट्स एंड आई विल सी द कमेंट्स। ये बोल रहा है कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल, है ना, ये रिएक्शन दी हुई है एथेनॉल की, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 1364.47 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज 298 केल्विन, राइट गाइज। अभी बात करी थी हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोल रहा है ये, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। दिया क्या हुआ है, बॉम्ब कैलोरी मीटर से इसको हीट का वैल्यू आया है, सो दैट बॉम्ब कैलोरी मीटर मीन्स आर डेल्टा यू इज 1364.47 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस, यू नो दिस, आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके यू कैन गेट द आंसर, है ना। 1, 2, 3 एंड 4 में से मेंशन करके बताओ क्या है आंसर। Alright, that's it for today's session on thermo. I hope you found this part helpful and now feel more confident with the concept that we have discussed in the class. Don't forget part 4 of this thermodynamic series is going to come very, very soon, where we're going to dive even deeper and connect everything step by step. So make sure to subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss out on the next video when it drops. And if you like the video, give it a like, share it with your friends and drop your questions or feedback in the comments down below. See you soon in the next part.